स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। स्टार्ट करें। देखो हम बहुत एकदम इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे कि आईपीसी क्या है, क्यों लाई गई, वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से हमें आईपीसी लेकर आनी पड़ी, वो कौन से रीजंस थे जो इस बात को प्रेरित किया कि हम इंडियन पेनल कोड लेकर आए। देखो तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या हुआ। देखो जब हम आईपीसी पढ़ते हैं, जब हम आईपीसी का बेयर एक्ट देखते हैं तो हम एक चीज पाते हैं। क्या पाते हैं? उसमें साफ साफ लिखा रहता है भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पीनल कोड 1860। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? यहां एकदम देखो ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से पढ़ो, एकदम इनिशियल से शुरू करेंगे। और मैं बता रहा हूं जो शुरुआती 10 मिनट होंगे, यहां से कम पीटी एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलेंगे, है ना। तो बेफिक्र होकर सुनो, एकदम आराम से बैठ के चिल होकर सुनते रहो बस, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं आईपीसी शुरू करने जा रहे हैं तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लियर व्हाट द बेसिक्स ऑफ द इंडियन पीनल कोड, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं आईपीसी जो है इंडियन पीनल कोड जो 1860 में आई, बेयर एक्ट में आप देखते हैं साफ साफ व्हाट इट मींस। इट मींस जो आईपीसी आई हमारी लगभग 1860 में। तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि व्हाट वाज द सिचुएशन प्रायर टू 1960, उसके पहले क्या व्यवस्था, क्या इंतजाम थे। तो मेरी बात समझो, जब आईपीसी आई 1860 में, क्यों आई इसको समझेंगे। तो 1860 के पहले क्या व्यवस्था थी, है ना, ये भी तो हमें जानना चाहिए। देखो इस पीरियड में, इस फेज में हम लोग क्या थे, हम जो कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की, हम पे कौन गवर्न कर रहा था 1860 के आसपास, और पहले हमें गवर्न कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। हमें कौन गवर्न कर रहा था? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो हर काम बड़ा ऑर्गेनाइज वे में करते थे, ठीक है। हर काम जो है ब्रिटिशर्स बड़ा ऑर्गेनाइज वे में करते थे, लेकिन उन्हें दिक्कत महसूस आ रही थी। ध्यान से सुनो क्या। मान लीजिए 1860 के पहले क्या व्यवस्था थी, हमारे पास आईपीसी नहीं थी, तो था क्या, जो भी रूल रेगुलेशन भारत के कोने कोने में लागू थे, मुगलिया कानून, कहीं कोई इस्लामिक रूल का ही कुछ भी, जहां पर जो व्यवस्था थी वही लागू था। मतलब सपोज करो अगर 1860 के पहले मैं बंगाल में चोरी करूं, ठीक है, 1860 के पहले मैं बंगाल में चोरी करूं तो उसका कुछ पनिशमेंट मिलेगा। अगर उसी समय 1860 के पहले सोनी जो है अगर यूपी में चोरी करेंगी तो उसकी कुछ सजा मिलेगी। अच्छा, आपके हरवंश अगर चोरी करेंगे दिल्ली में तो उन्हें कुछ सजा मिलेगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 1860 के पहले प्रायर टू 1960 देयर वाज नो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड, कोई समान दंडिक संहिता हमारे पास नहीं थी। और कोई समान दंडिक संहिता नहीं थी तो हुआ क्या, हमारे पास कोई समान दंडिक संहिता नहीं थी। देयर वाज नो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड एट ऑल ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो वही मैंने बताया कि हम तीनों आदमी, मैं, सोनी, हरवंश, तीनों क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 1860 के पहले, ठीक है। 1860 के पहले तीनों चोरी कर रहे हैं, लेकिन हमने जो चोरी करी उसके लिए मुझे कुछ पनिशमेंट, हरवंश ने जो चोरी करी उसके लिए उन्हें कुछ पनिशमेंट, और सोनी ने जो चोरी करी उसके लिए उन्हें कुछ पनिशमेंट। यानी कि क्या हमने पाया कि देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी इन क्रिमिनल लॉ, दंडिक संहिता के रूप में कोई यूनिफॉर्मिटी, कोई समानता नहीं है। यानी जहां पर जो कानून लागू है वही के आधार पर सजा मिल जा रही है, ठीक है। उस समय हमें गवर्न कौन कर रहा था? हमें ब्रिटिशर्स गवर्न कर रहे थे, और वो केवल हमें ही गवर्न नहीं कर रहे थे बल्कि अविभाजित पाकिस्तान जो था, पूरा का पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, है ना, आपका म्यांमार, अभी सीलोन जैसे श्रीलंका कहते हैं, यहाँ पर पूरी क्या थे, ब्रिटिशर्स कॉलोनी थे। तो अब सोचो इस पूरे क्षेत्र को कौन गवर्न कर रहा है? ब्रिटिशर्स। और उन्हीं के भूभाग में एक आदमी चोरी करे कुछ सजा, दूसरा करे कुछ सजा, तीसरा करे कुछ सजा, चौथा करे कुछ सजा। तो कितनी अव्यवस्था थी। तो ब्रिटिशर्स कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करते थे। तो उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए कि एक समान दंडिक संहिता लाई जाए, तो सबके ऊपर यूनिफॉर्मली अप्लाई हो, इस जरूरत को महसूस करते हुए आईपीसी का एक विचार जन्म लिया, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं ब्रिटिशर्स कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करते थे, कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं। और जो काम बिना सोचे समझे नहीं करते थे तो क्या होता था? होता ये था, देखो सबसे पहले क्या हुआ, यहीं से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। अब
सबसे पहले वो एक चार्टर एक्ट लेकर आए, जो चार्टर एक्ट था 1833। सबसे पहले क्या किया, एक चार्टर एक्ट लेकर आए। वो चार्टर एक्ट क्या नाम था, चार्टर एक्ट 1833। अभी इतनी से बात नहीं बनी। इस चार्टर एक्ट में उन्होंने क्या किया, देखो इस चार्टर एक्ट में इन्होंने प्रथम विधि आयोग की अनुशंसा की। क्या किया, प्रथम विधि आयोग की अनुशंसा की। चार्टर एक्ट कब आया, चार्टर एक्ट 1833 आया। और इस चार्टर एक्ट में क्या किया, प्रथम विधि आयोग की अनुशंसा की। ठीक है, अब देखना किस चार्टर एक्ट के द्वारा की, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। और देखना ये रहा 1834, प्रथम विधि आयोग बनकर तैयार हो गया। ये बन गया, यानी कि 1833 में चार्टर एक्ट आया। उस चार्टर एक्ट में क्या किया गया, प्रथम विधि आयोग की अनुशंसा की गई। एक साल बाद देखो, ये 1833 या 1834, जस्ट आफ्टर द 1 ईयर, है ना, उन्होंने क्या किया, प्रथम विधि आयोग बनाकर तैयार कर दिया। ये 4 मेंबर बॉडी था। कितना था, ये जो था एक 4 मेंबर बॉडी था, एक 4 सदस्यीय एक आयोग था। देयर वाज अ 4 मेंबर इन दैट पर्टिकुलर कमीशन। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या कह सकते हैं, हमने कहा 10 मिनट में के अंदर ही आपको 15 मिनट के अंदर कम से कम पीटी के हर पेपर में जो आईपीसी आती है उस एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। तो मैंने क्या कहा, चार्टर एक्ट कब आया, 1833। ये क्यों आया, ये चार्टर एक्ट क्यों लाया गया, ये समझो। इसको लाने के लिए ये क्यों लाई गई, क्योंकि कोई यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नहीं था। उदाहरण दिया मैंने, कोई चोरी कहीं कर रहा है, कोई चोरी कहीं कर रहा है ना। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ये चार्टर एक्ट बनाया गया कि कैसे इस समस्या को निजात पाए। तो उन्होंने इस चार्टर एक्ट को कब लाया, 1833 में। और इस चार्टर एक्ट में क्या कहा गया, इन दिस पर्टिकुलर चार्टर एक्ट फर्स्ट लॉ कमीशन वाज रिकमेंडेड एंड आफ्टर द 1 ईयर फर्स्ट लॉ कमीशन वाज फॉर्मुलेटेड। देयर वाज अ 4 मेंबर इन दैट पर्टिकुलर लॉ कमीशन। इसमें 4 सदस्य थे इस विधि आयोग में, है ना। There was a 4 member in this particular law commission. कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। और एक बात, और अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। और सदस्य कौन थे, एंडरसन। ठीक है, मैकलियॉड। और कौन थे, मिलेट। मैंने बताया ना 4 सदस्य थे। तो देखो बस यहां से इतना बोर्ड में देख रहे हो ना, मैं देखो एक बात समझो, मैं सभी स्टूडेंट को एक बार बात बताऊंगा कि सबसे आसान है अगर कुछ तो वो है जज बनना। उसका कारण है, उसका कारण है कि सिलेबस डिफाइन है कि इस एरिया से क्वेश्चन आएगा। अब खुद सोचो तुम कि अगर वो मेंस में क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन बना रहा है आईपीसी में, तो अगर 10 टॉपिक चूज कर लोगे तो उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन देगा ही देगा, या तो थेफ्ट देगा या तो रॉबरी एक्सटॉर्शन देगा, है ना। शॉर्ट आउट में देगा तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दे देगा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी दे देगा, है ना। ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी में एक ऑफेंस देगा ही देगा, या तो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड पूछेगा, है ना। और या फिर आपका एक तरीके से किडनैपिंग अबडक्शन पूछेगा, और बहुत हुआ तो रेप पूछ लेगा। तो 3 क्वेश्चन में एक तो मेंस में पूछेगा वो, है ना। मेन क्रिया से क्वेश्चन वो देगा, ये एलिमेंट्स ऑफ क्राइम से क्वेश्चन देगा ही देगा, है ना। अनलॉफुल असेंबली वाले चैप्टर से वो क्वेश्चन देगा ही देगा। मैं क्या कह रहा हूं एकदम, क्यों मैंने जो लाइन कही कि जज बनना सबसे आसान है, उसके पीछे एक कारण, क्योंकि इसका सिलेबस डिफाइन है, और दूसरा हमें पैटर्न नहीं बदलता, पता है कहां से क्वेश्चन आता है। तो मैं बता रहा हूं इतनी चीजें बस ब्लैक बोर्ड में लिखी है, और इन्हीं में से कम एक क्वेश्चन मिल जाएगा। पहली बात क्या, किस चार्टर एक्ट के द्वारा प्रथम विधि आयोग की अनुशंसा की गई, पहला प्रश्न चार्टर एक्ट 1833। दूसरा प्रश्न, प्रथम जब अच्छा पेपर होगा तब प्रथम विधि आयोग कब बना, तो 1 साल बाद बन गया 1834 में। प्रथम विधि आयोग कितने सदस्य था, 4 सदस्य था। और सबसे हर जगह रिपीट होने वाला क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड
मैकाले, और कौन कौन था, एंडरसन, मैकलियोड और मिलेट, 4 सदस्य ये थे। तो बार बार हर पेपर में आके आप एक क्वेश्चन देखते हो कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वो लॉर्ड मैकाले, और लॉर्ड मैकाले को ही फादर ऑफ द आईपीसी, फादर ऑफ द आईपीसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मुलेशन में आईपीसी के लॉर्ड मैकाले ने बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, है ना। लॉर्ड मैकाले प्लेड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन पिनल कोड, है ना। तो बस इतनी बातें आपने देखी। तो लॉर्ड मैकाले को फादर ऑफ द आईपीसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने आईपीसी के फॉर्मुलेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट भूमिका जो है वो निभाई, ठीक है, बहुत ही सिग्निफिकेंट भूमिका निभाई। तो ये लॉर्ड मैकाले को फादर ऑफ द आईपीसी भी कहते हैं। अब देखो इतनी बातें तैयार हो गई, इतने से क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं डिलीट करूं उसको। देखो अब एक बात को समझो, मैंने क्या बताया था, चार्टर एक्ट 1833, यहां से बात चली थी, ठीक है। बात बढ़ती गई, 1834 आया, 34 में लॉर्ड आपका लॉ कमीशन बना, 1837 में ड्राफ्ट तैयार करना शुरू किया आईपीसी का, फिर जो इधर उधर अपना टहलता रहा, डिस्कशन होता रहा, और देखो एक लंबा समय बीतता गया, और 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता को गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर हो गए, ये अधिनियमित हो गई। जब एक यात्रा कब चली थी, 1833 में, वहां क्या गया, 1860, पर बात अभी भी नहीं बनी, अधिनियमित हो गया। 1 जनवरी 1862 को ये 1 जनवरी 1862 को ये भारतीय दंड संहिता प्रवर्तन में आ गई, यानी केम इनटू फोर्स हो गई। देखो एक बात को समझो, मैंने फिर कहा कि जज बनना क्यों आसान है, किसी भी ईयर का पेपर उठाना, और उस पेपर को उठाने के बाद आप ये देखना, किसी भी ईयर का पेपर उठाना और उस पेपर को उठाने के बाद आप ये देखना कि किसी भी ईयर का पेपर उठाओ और उस पेपर को उठाने के बाद बस आप ये देखो कि कोई डेट पूछी गई है क्या। जैसे ये डेट मैंने लिखी, तो मान लो आपका पेपर है यूपी का, तो 5 से 7 एक्ट आ रहे हैं आपका, आईपीसी आएगा, सीआरपीसी आएगा, सीपीसी आएगा, कॉन्ट्रैक्ट आएगा, इंटरनेशनल लॉ आएगा, ये सारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये एक्ट आएंगे। तो कुल मिला के 6 से 7 एक्ट हम देख रहे हैं। अब एक बात देख लेना, इन्हीं में से कोई ना कोई डेट पूछ देगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब इन्फोर्स हुआ, अमेंडमेंट कोई पूछ देगा, यानी इतना प्रिडिक्टेबल है जुडिशरी कि आप थोड़ी सी मेहनत करके आप जज बन सकते हैं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, 2 डेट होती हैं, एक डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और एक डेट ऑफ इनेक्टमेंट। एक अधिनियमन की तिथि और दूसरी प्रवर्तन की तिथि। प्रवर्तन की तिथि वो तिथि होती है जिस तिथि को कोई कानून लागू हो जाता है, जैसे आईपीसी के प्रवर्तन की तिथि क्या थी, आईपीसी के प्रवर्तन की तिथि क्या थी आपका, 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862, है ना। बस मैं ये बताना चाह रहा था। तो या तो ये डेट पूछ देगा या तो आपसे ये डेट पूछ देगा। अभी रुको, अब रुको, मैंने क्या बताया आपको, अभी बात नहीं बनी, अभी पूरी बात नहीं बनी। अब क्या हुआ, भारत था, भारत में आईपीसी आ गई, ठीक है, इंडियन पिनल कोड आ गया। अब वो जो पुरानी समस्या थी ना, मैं चोरी कर रहा था तो मेरे लिए कुछ सजा थी क्योंकि मैं बंगाल में कर रहा था, सोनी कर रही थी चोरी तो इनके लिए कुछ सजा थी क्योंकि ये यूपी में कर रही थी, आपका हरवल चोरी कर रहे थे तो इनके लिए कुछ सजा क्योंकि ये दिल्ली में बिहार में चोरी कर रहे थे। यानी तीनों आदमी चोरी कर रहे थे, अलग अलग पनिशमेंट। अब ये समस्या खत्म, आईपीसी आ गई, अब सब 378 के अंदर दिखाई ले और 79 में पनिशमेंट होगा। तो कितनी बड़ी समस्या का निदान हो गया। अभी रुको, अब यही व्यवस्था चलती रही, भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। और ये आईपीसी ना केवल हमारे लिए बल्कि उन सारे कॉन्टिनेंट के उन सारे कंट्रीज में जहां जहां ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे वहां एप्लीकेबल थी। सिंगापुर, म्यांमार, सिलोन और यानी पाकिस्तान भी था, लाहौर में भी, कराची में भी, बांग्लादेश में भी, हर जगह यही लागू थी। अब आ गया, अब मैंने क्या बताया, अब भारत आजाद हो गया, भारत विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान में। भारत ने अपने लिए ये आईपीसी रखी, लेकिन हुआ क्या कि जो भारत जम्मू कश्मीर का भाग था वहां पर इंडियन पिनल कोड लागू नहीं थी। वहां पर क्या लागू था, रणवीर पिनल कोड। रणवीर सिंह वाला याद है ना एक्टर,
रणवीर पेनल कोड, वहां पर ये लागू था। ठीक है, अभी क्या हुआ, अब बाद में क्या हुआ, बाद में अभी क्या स्थिति है, और अभी जो स्थिति है कि अब संपूर्ण भारत में भारतीय दंड संहिता समान रूप से लागू है। वो जो आपकी सेक्शन 1 में लाइन लिखी रही थी एप्लीकेबल टू द होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, अब एप्लीकेबल टू द होल इंडिया है। अब कोई भी कानून पूरे देश में यूनिफॉर्मली लागू, जैसे जम्मू एंड कश्मीर। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू है, हाँ जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू है। देखो, लेकिन प्रश्न ये नहीं आएगा कि जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू है। प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न ये आएगा कि किस कानून के द्वारा जम्मू कश्मीर में भारतीय दंड संहिता लागू है। तो आप कहोगे 370 ये वो, तो बात नहीं बनेगी। भारत, देख लो ध्यान से क्या हुआ, देखो मैं क्या कह रहा हूं, भारत की संसद ने एक कानून पास किया, उस कानून का नाम क्या था, देखो इधर ध्यान से, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। भारत की संसद ने यह कानून पास किया। क्या पास किया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, या कहते हैं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ध्यान से देखो, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है ना। जम्मू कश्मीर, भारत की संसद ने कानून पास किया। इस कानून के पास होने के बाद लगभग 55 के करीब वो सारे कानून जो जम्मू कश्मीर में समान रूप से एप्लीकेबल नहीं थे, अब वो यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो गए। तो ना केवल आईपीसी बल्कि सीआरपीसी, टीपीए, सीपीसी, वो सारे कानून जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, वो क्या हुए, वो सब के सब जो है जम्मू कश्मीर में लागू हो गए। तो अब जो है क्या है, जम्मू कश्मीर में भारतीय दंड संहिता लागू है। तो प्रश्न क्या आ सकता है, क्योंकि 2019 में जब हुआ उसके बाद आ गया कोविड, और कोविड जब आ गया तो उसके बाद कुछ बचा नहीं, कोई एग्जाम हुआ नहीं। तो अब ये पूछ सकता है, तो पूछेगा किस कानून के द्वारा, अधिनियम के द्वारा। तो क्या नाम है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा। अच्छा, एक बात और, अब वो पूछेगा किस तिथि से जम्मू कश्मीर में भारतीय दंड संहिता लागू है। पूछेगा वो आपसे कि किस तिथि से जम्मू कश्मीर में भारतीय दंड संहिता लागू है। तो जवाब आएगा 31 अक्टूबर 2019। देखो, ये फिर वही बात, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि क्या है, 31 अक्टूबर 2019। अब वो पूछ रहा है कि आईपीसी जम्मू कश्मीर में समान रूप से कब से लागू है, तो वो 31 अक्टूबर 2019। और यही जो है सरदार पटेल की बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी है, जन्म तिथि जो है उनकी यही सेलिब्रेट करते हैं। तो अब जो है एक बात याद रखना, अब अगर आपसे पूछे कि सीआरपीसी किस अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर में लागू है, अधिनियम का नाम है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। आपको कोई भी कानून पूछे, उत्तर आपका सेम रहेगा, चाहे आईपीसी पूछे, सीआरपीसी, कुछ भी पूछे, व्हाटएवर जो पूछे, आपका उत्तर क्या रहेगा, यही रहेगा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, समझ में आया। अब यही रखना है। अब चलो आगे चलते हैं। ये हम पता है क्या है, मैं सोच रहा था कि अगर आज डेमो क्लास है तो कम से कम आपको सीख के जाए, मैं आऊं तो कुछ सिखाऊं, तो कम से कम अगर बड़ा कोई टॉपिक उठा लूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, या फिर समझ में आएगा लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि समय खत्म हो जाएगा। तो चल रहे बेसिक से सीखते चलो और पूरी बातें ध्यान से सीखते चलो, ठीक है। आगे चलो, देखो अब एक बात ध्यान से सीखो। देखो, तो ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की, अब आईपीसी आ गई। खैर, यहां से जितनी बातें मैंने आपको बताई, यहां से आपको 2 क्वेश्चन एटलीस्ट जो है आपके पेपर में मिलेगा। रुको ना, अभी पेपर और आउट है। अभी अपराध की परिभाषा, देखो एक क्वेश्चन तो डेफिनेशन ऑफ क्राइम से 100% देगा,
एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन ऑफ क्राइम से 100% देगा, लेकिन हम वहां पर डेफिनेशन ऑफ क्राइम नहीं बताने वाले, कारण मेरे पास समय कम है, मैं ज्यादा आपको सिखाना चाहता हूं। देखो मैं बता रहा हूं कितना पेपर आसान है, 5 ज्यूरिश ध्यान रखो, केवल 5 या 6 मान लो, उसके बाद नहीं, ठीक है। और उन्हीं के द्वारा दी गई डेफिनेशन ऑफ क्राइम अगेन एंड अगेन रिपीट करके जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट करके वो पूछता है। देखो कौन से, ब्लैक स्टोन, काम कर लेना, दूसरी बेंथम, स्टीफन, ऑस्टिन, रसेल, केनी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मान लीजिए यूपी का पेपर आएगा तो इन 5 या 6 जूरिस्टों के द्वारा दी गई डेफिनेशन ऑफ क्राइम 100% आएगी, और जानते आएगी तब भी रट के नहीं जाते, रट के जाना नहीं जाओगे, तुक्का मारोगे तब भी। बावजूद इसकी कह रहा हूं समय नहीं है इसलिए लिखाता बताता हूं, ऐसे चला चला जाएगा। हिंट दे रहा हूं कि ब्लैक स्टोन, बेंथम, स्टीफन, ऑस्टिन, रसेल, केनी, इनके द्वारा दी गई क्राइम की परिभाषा जो है 100% आपके पेपर में एक आएगी। तो इतना प्रेडिक्टेबल पेपर होता है जुडिशरी का। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट टू यू कि जज बनना इस वजह से बहुत आसान आपके लिए है, ठीक है। वापस आओ, अब आगे चलते हैं, अब छोड़ो यहां से बातें सारी, अब हम एंट्री करते हैं अपने आईपीसी के थ्योरेटिकल पोर्शन में। देखो मैं पढ़ाता हूं और जब मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूं दो बातें, जब मैं अपने स्टूडेंट से दो बातें पूछता हूं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, जब मैं दो बातें पूछता हूं अपने स्टूडेंट से तो एक बात याद रखना कि जब भी मैं दो बातें पूछता हूं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, है ना, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पहली चीज, और दूसरी व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम। जब भी मैं अपने स्टूडेंट से, ये बेसिक्स है अपराध शास्त्र को जानने के लिए, क्राइम को समझने के लिए, क्रिमिनोलॉजी को समझने के लिए, दिस इज द बेसिक्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, है ना। एंड आई एम टेलिंग इट टू यू कि व्हेनेवर आई आस्क टू माय स्टूडेंट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम, दे ऑफन कंफ्यूज। कारण मैं पूछता हूं अपराध के तत्व क्या है, तो बताते हैं अपराध के चरण, और मैं पूछता हूं अपराध के चरण क्या है तो बताते हैं अपराध के तत्व। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, मतलब कि मैं बात को समझो, मैं बताने जा रहा हूं अब आपको अपराध के तत्व, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा along with this I will tell it to you कि what are the stages of crime, यानी अपराध के चरण क्या है, ठीक है। और चाहे प्री हो चाहे मेंस, इसके बिना आपका पेपर बन ही नहीं सकता। प्री हो या मेंस, इसके बिना आपका पेपर बन ही नहीं सकता, ठीक है, बन ही नहीं सकता। तो मैं क्या कह रहा हूं, अपराध के तत्व, तो अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं, ठीक है। मैं एक बात बताओ, ये मैंने सारे विद्यार्थियों भाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि अपराध के तत्व के बगल में मैंने चरण लिखा, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं, कोई मतलब नहीं, फिर ऐसा क्यों किया, उसके पीछे कारण है। कारण क्या है वो मेरे से सुनो। कारण इस बात का है, मैंने अभी बताया कि जब भी मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, तो बताने लगते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम, अपराध के चरण, ठीक है। बताए तो ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए आपके दिमाग से दूर भगा दूं मैं, इसलिए मैंने इसके बगल में लिखा है, ताकि ये बता दूं कि ये अलग है और ये अलग है। अपराध के तत्व है 4 और अपराध के चरण भी हैं 4। दैट्स व्हाई यू ऑफन कंफ्यूज, इसी वजह से आप कंफ्यूज होते, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, मेरी बात सुनो, अपराध के कितने आवश्यक तत्व है?
चार आवश्यक तत्व है कि इन चीजों से मिलकर अपराध बनता है, ये चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले क्या, मानव। अपराध की कितनी आवश्यकता है, चार। सबसे पहला क्या, मानव, यानी मानव के बिना अपराध नहीं हो सकता। ना कोई शेर, चीता, भालू, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, जानवर कोई अपराध नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ अपराध कर सकता है तो मानव यानी कि ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सिर्फ सिर्फ अपराध कर सकता है तो कौन, ह्यूमन बीइंग। दूसरा कौन कर सकता है, मानव। और क्या चाहिए अपराध की आवश्यकता, तो मानव, मानव के मन में दुराशय, जिसे हम कहते हैं मेंसरिया। क्या कहते हैं, मेंसरिया। क्यों, एक बात समझ में आया आपको कि क्यों मानव ही अपराध कर सकता है, क्योंकि मानव ही दुराशय गठित कर सकता है, मानव के अलावा कोई भी दुराशय गठित नहीं कर सकता है। ये रीजन है। तो अपराध की आवश्यक तत्व क्या है, अपराध के चार आवश्यक तत्व है। और जो सबसे पहला तत्व बताया मैंने आपको, क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया मानव। क्या बताया, मानव। दूसरा आवश्यक तत्व क्या है अपराध के, अपराध का दूसरा आवश्यक तत्व है दुराशय, यानी कि मेंसरिया। फिर तीसरा क्या है, देखो एक बात को समझो, मैंने क्या बताया, अपराध के चार आवश्यक तत्व है। पहला क्या बताया, मानव। तो मुझे ये बताओ, आपके सामने एक मानव दिख रहा है, तो क्या ये अपराधी हो गया, नहीं, क्योंकि अभी बाकी चीजों की कमी है। चलो ठीक है, दूसरा भी ले आए, ये एक मानव दिख रहा है। अब इस मानव ने मन में दुराशय ले आया, दुराशय ले आया कि ये जो मानव है ये खुशबू कुमारी को मार डालेगा। सोचो, सपोज करो मेंटल एलिमेंट दुराशय आ गया, आ गया, तो क्या अब मैं अपराधी हो गया, नहीं, क्योंकि नो वन कैन डिटरमाइन व्हाट इज इन माय माइंड, है ना। अभी अपराधी नहीं हुआ। अब मैंने क्या किया, इस दुराशय को पूरा करने के लिए कोई कार्य कर दिया, फिजिकल कंडक्ट कर दिया, मानव दुराशय कार्य, यानी कि एक्टस रियस। इसी को कहते हैं हम एक्टस रियस। क्या कहते हैं, एक्टस रियस। अब इस कार्य को जब हमने, ये क्या है, प्रतिबंधित कार्य, और जब ये कार्य कर दिया तो क्या हो गया, क्षति। क्षति माने इंजरी। एक बात को समझो, भारतीय दंड संहिता की धारा 44 में आपका इंजरी को डिफाइन किया गया है। इंजरी चार तरह से हो सकती है, आपका बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये भी इसको बाद में बताएंगे, थोड़ा बताना था बस। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अपराध के चार आवश्यक तत्व है। पहला आवश्यक तत्व क्या है, मानव, मानव के बिना अपराध नहीं हो सकता। दूसरा आवश्यक तत्व क्या है, मानव के मन में दुराशय, दुराशय हो गया। इसके बाद भी बात नहीं बनी। अब क्या होगा, अब मैं अपने दुराशय को, जो किसी को मारना था, पूरा करने के लिए कोई कार्य भी तो करूंगा, बंदूक चलाऊंगा, भाला चलाऊंगा, कुछ तो करूंगा। तो चार आवश्यक तत्व है, मानव, मानव के मन में दुराशय, और दुराशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई कार्य, और इस कार्य से हो जाने वाली क्षति। क्षति मैंने बताया भारतीय दंड संहिता की धारा 44 में डिफाइन है। चार तरीके से हम कॉजेस का किया जा सकता है, बॉडी, मेंटली, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो वो आपकी इंजरी हो जाएगी। वापस आओ, तो मैंने आपको बताया कितने दिन तक ये चार आवश्यक तत्व हो गए। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, तो आप क्या बताओगे, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अपराध के चार आवश्यक तत्व है। कौन कौन से, मानव, दुराशय, कार्य और क्षति। क्या बताओगे, मानव, दुराशय, कार्य और क्षति। यानी कि ये ह्यूमन बीइंग चाहिए आपको, ह्यूमन बीइंग के मन में दुराशय चाहिए, और दुराशय को पूरा करने के लिए कोई मन में लिए बैठा हो कि मैं किसी को मार दूंगा, किसी को भी मार दूंगा, तो क्या मैं अपराधी हो गया। मन में तो आप भी, आपकी आत्मा जानती है आप क्या क्या सोचते हैं, तो आप जो है ऑफेंडर नहीं हो सकते। उसके लिए क्या चाहिए, कोई फिजिकल कंडक्ट, प्रोहिबिटेड एक्ट, यानी जिसे हम कहते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं कोई कार्य। ठीक है, तो चार अपराध के चार आवश्यक तत्व है। नंबर 1 मानव, मानव के मन में दुराशय, इस दुराशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई कार्य, और इस कार्य से होने वाली क्षति, जिसे हम कहते हैं इंजरी।
अब दूसरी बात आई, दूसरी बात जो आई निकलकर हमारे सामने वो ये, दूसरी बात जो निकलकर हमारे सामने आई वो ये कि एक सेकंड, हाँ, अब अपराध के तत्व में आ जाए, इस अपराध के चरण में आ जाओ, इस तरह जो क्राइम में आ जाओ। देखो ध्यान से, अपराध मैंने क्यों कहा था ये इसके साथ कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, ये एकदम अलग चीज है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि कंफ्यूज होते हैं इसलिए इसको देख ले रहा है। अपराध के चरण भी है चार, कितने हैं? चार चरण है। अपराध के चरण भी है चार, कौन कौन से उसको समझो। सबसे पहले आपके मन में, ऐसे बताऊंगा कभी नहीं भूलोगे, बस थोड़ा फोकस कर लो। सबके से पहले आपके मन में क्या आता है? आशय, जिसे हम कहते हैं इंटेंशन। आशय ये अपराध के चरण है कि किन किन चरणों से होकर अपराध गुजरता है। सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? इंटेंशन, जिसे हम कहते हैं आशय। चलो कोई बात नहीं, अभी बात नहीं। फिर क्या आता है? फिर जब आपके मन में आशय आ जाता है तब आप शुरू कर देते हैं तैयारी, जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन। क्या कहते हैं? प्रिपरेशन। और जब तैयारी हमारी पूरी हो जाती है तो हम कर देते हैं प्रयत्न, यानी जिसे हम कहते हैं अटेम्प्ट। ठीक है, फिर हम क्या कर देते हैं? प्रयत्न, जिसे हम कहते हैं आपका अटेम्प्ट। ठीक है, और जब अटेम्प्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है? एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम, यानी अपराध का पूर्ण हो जाना। यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम हो गया। देखो ध्यान से, अपराध के चरण कितने? चार। देखो मेरी तरफ देखना ध्यान से, अपराध के तत्व कितने? चार। मानव, दुराशय, कार्य और क्षति। ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी। अब अपराध के चरण कितने? अपराध के चरण भी है चार। कौन कौन से? इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम। यानी सबसे पहले आशय, फिर तैयारी, और तैयारी के बाद प्रयत्न, और प्रयत्न के बाद आपका अपराध का पूर्ण हो जाना। इसको याद कैसे करेंगे? सुनो ध्यान से, ये तो स्टेजेस ऑफ क्राइम है, कभी नहीं भूलोगे आज के बाद। आप यहां क्या करने आए हो मेरे सामने? आप यहां आए हो जज बनने के लिए, है ना? तो सबसे पहले आपके मन, जज बनना अपराध नहीं है, बावजूद इसके मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है। तो सबसे पहले आपके मन में क्या आया? इंटेंशन आया। किस बात का इंटेंशन? की जज बना जाए। तो सबसे पहले क्या आया? इंटेंशन, आशय कि जज बना जाए। अब आपने क्या किया? मेरे पास चल के आ गए। अब आपने क्या शुरू कर दी? तैयारी। आपकी तैयारी हो गई पूरी। अब आ गया यूपी का फॉर्म, तो आपने सोचा बैठ लिया जाए, अटेम्प्ट ले लिया जाए। तैयारी पूरी, अटेम्प्ट, प्रयत्न ले लिया, और जब प्रयत्न ले लिया तो एग्जीक्यूशन हो गया, आप जज बन गए, अपराध पूर्ण हो गया। तो जज बनना कतई अपराध नहीं है, बावजूद इसके मैं बता रहा हूं कि देयर इज 4 एलिमेंट्स स्टेजेस ऑफ क्राइम। ठीक है, कौन कौन से? आशय, तैयारी, प्रयत्न और अपराध का पूर्ण हो जाना, यानी कि इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम। नहीं समझ में आई बात? फिर अप्लाई तो सब लोग। तो जो चार चरण आपके जज बनने के हैं वही चार चरण अपराध के हैं। सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? इंटेंशन। फिर क्या आता है? प्रिपरेशन। ठीक है, फिर क्या आता है? अटेम्प्ट, और फिर आपका अपराध पूर्ण हो जाता है। सबसे पहले आपके मन में आशय आता है कि जज बना जाए, फिर आप जज बनने की तैयारी शुरू करते हैं। तैयारी आपकी पूरी हो जाती है तो आप क्या करते हैं? आप एग्जाम में बैठ जाते हो, फिर क्या होता है? आप जज बन जाते हैं। तो ये थे अपराध के तत्व और ये थे अपराध के चरण। अभी हमें इनको खोलना है, अभी तो सिर्फ ये बताया कि ये है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ? अभी तक इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ, इसके बाद हम आगे चलें। बोलो, सभी लोग रिप्लाई दो। हरबंश, खुशबू, महक, रेडमी नोट 7 5, सोनी,
कोई डाउट वो पूछो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। बस बेफिक्र होकर बैठे रहो। अब इनमें से पीटी में भी क्वेश्चन आता है, पीटी में कैसे क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है, ये प्रश्न आएगा। मानव दे देगा, दुराशय दे देगा, कार्य दे देगा, क्षति दे देगा। ध्यान रखना, मानव दे देगा, कार्य दे देगा, क्षति दे देगा, दुराशय गायब करके मोटिव डाल देगा वहां पे। मोटिव, हेतु जिसे कहते हैं। 100% ये प्रश्न इतना प्रेडिक्टेबल है जुडिशरी में, थोड़ा फोकस होकर पढ़ना है, ठीक है, ये डाल देगा। तो आपको क्या मार्क करना रहेगा, मोटिव, ये अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है, ठीक है। ये क्या है, चरण। मेष में कैसे पूछेगा, अपराध के आवश्यक तत्व क्या है, दुराशय पर प्रकाश डाले। मतलब मेष में भी आना है, पीटी में भी आना है, आना ही आना है ना। 100% जो है वो आएगा। तो अभी तक कोई डाउट हो तो बताओ, हम लोग नहीं तो आगे चले, फिर चले आगे बढ़े। बोलो, चलो इसको इरेज करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं बताना चाह रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अब ध्यान से सुनो। अब अपराध के ये चरण है, ठीक है। अब ये देखो, दंडनीय कब है, पहला चरण जो है कभी दंडनीय नहीं है। आप अपने मन में कुछ भी सोचो, इट इज नेवर पनिशेबल। दूसरा क्या है, तैयारी यानी प्रिपरेशन, ये भी दंडनीय नहीं है सिवाय कुछ मामलों को छोड़कर, जैसे 122, 233, 234, 235 है ना, डकैती की तैयारी 399। तो आशय कभी दंडनीय नहीं है, तैयारी भी दंडनीय नहीं है, कुछ अपवादित दशाओं को छोड़कर। प्रयत्न हमेशा दंडनीय, ऑलवेज पनिशेबल, और ये भी पनिशेबल। तो ये दोनों जो है नॉट पनिशेबल, दंडनीय नहीं है। मन में कुछ भी, हत्या की तैयारी, प्रश्न अक्सर आ जाता है, हत्या की तैयारी दंडनीय है, बताओ। नहीं, मैं बंदूक लेकर आया, बंदूक में पिस्टल भरी, क्या कर रहा हूं, किसी को मारने की तैयारी, तो क्या कोई मुझे पकड़कर जेल में डाल देगा, नहीं डालेगा। इट इज नॉट पनिशेबल। तैयारी भी दंडनीय नहीं है, सिर्फ कुछ अपवादित दशाओं को छोड़कर, है ना। जैसे राजकीय युद्ध करने की तैयारी, डकैती की तैयारी, सिक्कों में कूट रचण की तैयारी, है ना। तो इन तरह के अपराधों में तैयारी दंडनीय है, अन्यथा दंडनीय नहीं है। तो एक बात और समझना, आशय, इंटेंशन नेवर पनिशेबल, प्रिपरेशन सम टाइम पनिशेबल, कभी कभी दंडनीय है, सामान्यतः दंडनीय नहीं है। और अगर आप चले, आशय है आपके मन में अपराध करने के लिए, आप दंडनीय नहीं। तैयारी है, ये अपराध पर डिपेंड करेगा दंडनीय है अथवा नहीं। अगर तैयारी पार करके अटेम्प्ट की स्टेज में पहुंच गए, अगर अटेम्प्ट इज एक कमीशन टुवर्ड्स द ऑफेंस, एक तरीके से हम कहें। अगर आशय पर तैयारी पार करके अटेम्प्ट की दिशा में पहुंच गए, दंडनीय हो गया, और पूरा हो गया तो दंडनीय हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अभी हम आगे चलते हैं, और मेंस भैया जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिना इसके क्राइम कुछ हो ही सकता, उसको समझेंगे। लेकिन अभी मुझे ये बताओ, मैंने दो बातें बताई, एक अपराध के तत्व बताया, और दूसरा मैंने अपराध के चरण बताया। अपराध के तत्व भी है 4 और अपराध के चरण भी है 4। अपराध के तत्व है मानव, दुराशय, कार्य और क्षति। अपराध के चरण है इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ क्राइम। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम चलेंगे आगे और इस दुराशय को उठाएंगे। किसको? डिलीट इरेज करें, बोलो। कर दिया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं दोबारा से? हमें सिर्फ इसलिए ये यहाँ पे देखो, अटेम्प्ट की क्लास में कम से कम 5 से 6 क्लासेस चाहिए अटेम्प्ट के लिए केवल, है ना। अभयानंद का केस, ओम प्रकाश का केस, है ना, और कई सारे केसेस उसमें है जो सब बताने रहते हैं। सेक्शन 511, 307, 309, बहुत सारे ऑफेंसेस है जिसमें हम अटेम्प्ट को डिस्कस करते हैं, हमें अपराध के चरण को। लेकिन वो बात का मसला है। अभी हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं अपराध के तत्व। क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं अपराध के तत्व। मैंने कितने बताए थे तत्व आपके, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्या बताया मैंने?
एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। मैंने कितने एलिमेंट्स बताए? मैंने बताया आपको 4 एलिमेंट। कौन कौन से बताया था, याद करो। मानव, दुराशय, कार्य और क्षति। अब हमें इसको समझना है जिसे हम कहते हैं मेंस रिया। तो मैंने आपको बताया कि मानव के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। सपोज करो, क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण है क्योंकि मानव दुराशय प्रेम नहीं करता है। सपोज करना मेरे घर में गधा है, वो गधा गया निकलकर हरवंश के खेत में जाके चराया, हरवंश ने उसका एक कान काट लिया। क्यों काटा? बोले तुमने मेरे खेत में तुम्हारे खेत में घास खाई, गधे ने कहा गलती करी, गधे के एक कान काट लो। दोबारा फिर मेरा गधा गया, दोबारा हरवंश के खेत में घुस गया, हरवंश ने उसका दोबारा दूसरा कान काट लिया। अब मुझे ये बताओ, क्या मेरे गधे का जब पहला कान काटा तब उसको पता लगा क्यों काटा? दूसरा काटा तब पता लगा क्यों काटा? नहीं काटा। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारा जाके सिंपल खा रहा है, दुराशय प्रेम नहीं करता है ना। वो उसके मन में कोई मेंस रिया नहीं है। तो दुराशय सिर्फ और सिर्फ मानव गठित कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसलिए मानव एक आवश्यक तत्व है, मानव के अलावा कोई आवश्यक तत्व नहीं। लेकिन अभी थोड़ा सा डायमेंशन चेंज हुआ है। पता है क्या हुआ? अभी एमपी मध्य महाराष्ट्र की घटना है जहां पर कुछ बंदरों ने क्या किया, कुत्तों ने क्या किया, बंदर के एक बच्चे को मार डाला। ठीक है। अब क्या हुआ, वहां पर ऐसी रूमर है कि बाद में बंदरों ने क्या किया, कुत्तों के सारे बच्चों को उठा उठा के फेंक रहे थे, मार रहे थे। तो क्यों मार रहे थे? तो ये बड़ा शोध का विषय है। ये पूरे आईपीसी के नियमों को बदल देगा कि क्या बंदरों के मन में नहीं चाहिए। अगर ये क्या है, अगर बच्चे को मारा तो वो उठा के मार रहे हैं, व्हाट इट मींस? इट मींस विंडिक्टिव अप्रोच, यानी बदले की भावना। और बदले की भावना यानी कि आप मत में मेंस रिया है। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट लिया जा रहा है कि यानी कि क्या बंदर मेंस रिया प्रेम कर सकता है, और कर सकता है तो क्राइम भी कर सकता है, और क्राइम कर सकता है तो उसको मिलना चाहिए। तो इस पर भी चर्चा दोबारा से होनी चाहिए कि ये जो बात है ना कि मानव ही केवल दुराशय प्रेम कर सकता है, इससे बाहर थोड़ा सा जाना चाहिए। वापस आओ, अब हमें क्या देखना है? दुराशय। तो अब हम इसको इरेज करके सिर्फ मेंस रिया पे आते हैं। देखो ध्यान से सुनो, अब हम क्या देख रहे हैं? दुराशय, जिसे हम कहते हैं मेंस रिया। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझो। दुराशय माने गिल्टी माइंड, यानी मॉडिफाइड इंटेंट। दुराशय, देर माने बुरा, आशय माने इंटेंट, है ना। दुराशय वाला बुरा। एक बात को समझना, दुनिया में जब मेंस रिया का प्रिंसिपल आया, दुनिया में जब मेंस रिया का प्रिंसिपल आया, तब पूरी दुनिया में एक बात को समझ में निकलकर सामने आई। एक प्रिंसिपल, पूरा का पूरा दुराशय का सिद्धांत एक मैक्सिम पर टिका है। वो क्या कहती है? ध्यान से सुनो। क्या है दुराशय का सिद्धांत? एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। मैंने क्या कहा? पूरा का पूरा दुराशय का सिद्धांत मात्र एक लाइन में सिमटा है। वो क्या है? वो है एक लैटिन मैक्सिम, जो क्या है? एक्टस नॉन फैसिट रियम, एक्टस ACTUS, नॉन फैसिट FACIT, रियम REUM, LISI, निसी मेंस सिट रिया। व्हाट इट मीन्स? ये क्या कहना चाह रही है? एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, ये क्या कहना चाह रही है? बता। पूरा का पूरा दुराशय का सिद्धांत, एंटायर प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया इज बेस्ड ऑन द वन मैक्सिम दैट इज द एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, व्हिच सेज, क्या कहती है? सुनो ध्यान से। वो कहती है, वो ये कहती है, मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मन अपराधी ना हो। यानी कि मेरे हाथों से किसी की मृत्यु कारित हो जाए तब भी मैं अपराधी नहीं हूं यदि मेरा मन अपराधी नहीं है। ये मैक्सिम क्या कहती है? एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। ये मैक्सिम क्या कहती है? ये मैक्सिम यही कहती है कि, ध्यान रखिए चलो,
मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मन अपराधी ना हो। एन एक्ट डजंट मेक यू गिल्टी अनलेस एंड अनटिल योर माइंड इज नॉट गिल्टी, है ना। अब वापस आओ, कैसे मैं समझो, मैंने कहा मेरे कितने बड़े से बड़ा और गंभीर से गंभीर अपराध, लिसन टू मी, ये मेरे हाथ हैं और इन हाथों से किसी की मृत्यु कारित हो जाए और मेरे हाथों का मेरे दिमाग से कोई तारतम्य नहीं है तो मैं अपराधी नहीं हूं, भले किसी की मृत्यु हो जाए। लेकिन अगर इन हाथों का मेरे दिमाग से कनेक्शन हो गया तो मैं हो जाऊंगा मर्डर, हत्यारा हो जाऊंगा। तो यही बात ये कह रही है न्यूक्लियर का प्रिंसिपल, एक्टस नॉन फेसिट्रियम इंसिट्रिया, यानी मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मन अपराधी न हो। क्या मैंने लिखा, वही बात जो मैंने आपको बताई कि मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मन अपराधी ना हो। उदाहरण के लिए मैंने पूरी सावधानी के साथ, ये मेरी कुल्हाड़ी है, ये लकड़ी है, मैं मेंसरिया कम से कम 5 से 6 क्लासेस में पढ़ाता हूं, ठीक है, कम से कम 15 से 20 केसेस बताता हूं। उसके बाद ना पीटी में कभी आता है और ना नोट्स में उसके बाद लिखने की जरूरत है, इतने में काम चल जाता है। मेरे पास है बमुश्किल 25 मिनट, ठीक है, तो मैं केसेस तो नहीं बता पाऊंगा, जितने हो सकेगा बताने की कोशिश करूंगा, समराइज और छोटा करके ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा कि आप सीखें, ठीक है। वापस आओ, मैं क्या कह रहा हूं कि मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मन अपराधी ना हो। एक बात उदाहरण के लिए मैंने दिया कि ये लकड़ी है मेरी और लकड़ी के ऊपर है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से मैं काटता हूं लकड़ी, है ना। मैंने पूरी सावधानी बरती, मैं लकड़ी काट रहा था, मेरे इससे कुल्हाड़ी निकली और जाकर अचानक पता नहीं कहां से आदमी आ गया, सावधानी के बावजूद और उसके सर में धंस गई, वो मर गया। मेरा कार्य और उस कार्य का परिणाम क्या हुआ, किसी की मृत्यु। मैंने कोई अपराध नहीं किया, क्यों, क्योंकि जब तक मैं अपराधी नहीं तब तक मैं अपराधी नहीं। अब मैंने फिर वही काम किया, ये फिर कुल्हाड़ी है, इसमें लगाई लकड़ी और मैंने सोचा कि सामने से एक बालक आदमी जिसको मुझे मारना है गुजरेगा, उसी समय इसको ढीला करके छोड़ दूंगा तो निकल के उसके सर में घुस जाएगी। मैंने सेम यही कार्य किया, लकड़ी से फिर लोहा निकला कुल्हाड़ी का और जाके सर में धंस गया, वो आदमी मर गया। इस कार्य में भी मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन यहाँ पर हूं मैं मर्डरर, क्यों, क्योंकि मेरा मन अपराधी है। और यहाँ पर दूसरी में जब वो मरा तो मेरा कोई अपराध नहीं किया, क्यों, क्योंकि मेरा मन अपराधी नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना, बड़े से बड़ा काम हो जाए, कुछ भी कर देना, अगर आपका अगर मन दोषी नहीं तो आप दोषी नहीं। यही है प्रिंसिपल ऑफ मेंसरिया, एक्टस नॉन फेसिट्रियम मिसी मेंसरिया, कि मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन अपराधी ना हो। नहीं समझे बात को, मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन अपराधी नहीं है। एक मैक्सिम इसमें और है, लेकिन अभी समय कम है, फिर भी सुन लो। एक्टस मी इनवाइटो नॉन एस्ट मीन्स, ये कहती है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध, मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। मान लो कि मैं आया और मैंने आपके सर में पिस्टल लगाई, कुछ करो चोरी, तो आप करते रहे चोरी, मेंटल एलिमेंट भी है, लेकिन ये कार्य आपका नहीं है। तो ये मैक्सिम इसमें बचाव प्रदान करती है। तो दो मैक्सिम बस याद रखनी है मेंसरिया में, एक्टस नॉन फेसिट्रियम मिसी मेंसरिया और दूसरा एक्टस मी इनवाइटो नॉन एस्ट मीन्स। पहला, मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक मन अपराधी ना हो, और दूसरा, मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं। एक्टस ACTUS मी इनवाइटो INVITO नॉन एस्ट EST और मीन्स MEANS। एक्टस मी इनवाइटो नॉन एस्ट
मीन्स तो मेरे द्वारा मेरी इच्छा विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। यानी पूरा, अब इसको रुक जाओ, उसको इरेज करता हूं मैं, हो गया, वापस आओ। तो क्या मैक्सिमम की मैंने उसको देखो, पूरा का पूरा मीन्स रिया इस पर टिकट था ना, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। देखो ध्यान से, यही बताया ना, मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मन अपराधी ना हो, यही बताया था मैंने। एक बात और सुनो, ये तो नियम हो गया, दुराशय का नियम। अब एक बात समझना, मेरी बात जो मैं पूछने जा रहा हूं, जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया अप्लाई करेंगे तो लाभ किसे होगा? हमेशा लाभ अभियुक्त का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभियोजन पक्ष को, प्रोसिक्यूशन पक्ष को दो बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। एक, इसने ही अपराध किया है यानी प्रतिबंधित कार्य किया है, और यह प्रतिबंधित कार्य इसने दुराशय के साथ किया है, मेंस रिया के साथ किया है। यानी मेंटल एलिमेंट और प्लस फिजिकल एलिमेंट दोनों प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेंस रिया का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा है तो वहां पर लाभ किसे मिलेगा? लाभ हमेशा अभियोजन को, प्रोसिक्यूशन को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसको सिर्फ एक बात प्रूव कर देनी, ओनली वन थिंग हैज टू बी प्रूव्ड, दैट इज दैट पर्टिकुलर एक्ट हैज बीन डन बाय दिस पर्सन। कि बस ये सिद्ध कर देना है कि ये कार्य इस व्यक्ति ने किया है, काम खत्म। कितना काम घट गया, मेंटल एलिमेंट प्रूव नहीं करना है। तो मैंने क्या बताया, दुराशय का सिद्धांत यही कहता है, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, यानी मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मन अपराधी ना हो। लेकिन इसमें तो होगा नियम, इसका है एक अपवाद। अब देखो अपवाद यानी एक्सेप्शन। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे एक बात बताओ, एक्सेप्शन हमेशा क्या होता है? एक्सेप्शन हमेशा रूल का अपोजिट होता है। क्या होता है? हमेशा रूल का अपोजिट होता है। तो यही जो बात कह रहा था, मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मन अपराधी ना हो। अब ये क्या है? एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। यानी एक्सेप्शन क्या है? और यही एक्सेप्शन कहलाता है आपका, एक्सेप्शन क्या होगा? इसका ठीक उल्टा। यानी एक्सेप्शन क्या कहेगा? कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए मन का दोषी होना आवश्यक नहीं है, मात्र कार्य ही आपको अपराधी बना देगा। और यही बात कहलाती है कठोर दायित्व का सिद्धांत। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। यही बात आपकी कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, यानी कि कठोर दायित्व का सिद्धांत। नहीं समझे? तो नियम क्या है मेंस रिया का? एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मन अपराधी ना हो। अपवाद ठीक इसका उल्टा, इस मैक्सिम का उल्टा, यह उल्टा अपोजिट क्या है? कठोर दायित्व का सिद्धांत। ये क्या कहना कहता है? कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए मन का दोषी होना आवश्यक नहीं। केवल कार्य ही दोषी बना देता है। तो ये क्या कहलाता है? कठोर दायित्व का सिद्धांत। समझ आई बात आपको? एक मिनट देखना, मैं किसकी बात कर रहा हूं? कठोर दायित्व के सिद्धांत की, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो ये क्या कहलाता है? कठोर दायित्व का सिद्धांत। ठीक है, और ये क्या है? ठीक उल्टा। किसका उल्टा? प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया का। अब
तो क्या कहलाता है कठोर दायित्व? व्हाट इज द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मींस सम टाइम जो है आपका केवल अपराध और ही सॉरी सब कभी कभी केवल कार्य ही आपको अपराधी बना देता है, मन का दोषी होना आवश्यक नहीं है। जैसे लोक उपपात, पब्लिक न्यूसेंस। जैसे एक बात बताना, ध्यान से सुनना, घर से मोटरसाइकिल लेके निकले, हेलमेट नहीं लिया, डीएल नहीं लिया, सामने पुलिस ने रोका, रुको डीएल कहां है, हेलमेट कहां है? आपने कहा नहीं हो सर, गलती से भूल गया, यानी मेरा मन दोषी नहीं है, मैंने कार्य बस कर दिया है। तो आपने कहा सर मेंस रिया का प्रिंसिपल कहता है कि मेरा मन दोषी नहीं तो मैं दोषी नहीं। पुलिस वाला पढ़ा लिखा था, चट से उसने आपको जवाब दिया कुछ नहीं, तुम्हारे द्वारा कारित कृत्य कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, इसलिए तुम दोषी हो, तुम्हारा कार्य ही तुम्हें अपराधी बना रहा है। सीट बेल्ट ना लगाना, डीएल ना पहनना, तो क्या जैसे लोक उपपात, पब्लिक न्यूसेंस, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किए गए अपराध, ये क्या हो गया इसको? ये कहां से आएगा? कहां है ये, कहां काम कर रहा है कौन वाला? ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, जैसे लोक उपपात, जैसे आपका रेप, ठीक है, जैसे किडनैपिंग, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, जैसे ध्यान देखो बाइगैमी जिसे कहते हैं द्विविवाह, एक आदमी दूसरी शादी कर ले, उसको मुकदमा चले, बोले कि अरे तुमने दूसरी शादी की, तो क्या ये तर्क दे सकता है कि साहब मेरा मन दोषी नहीं तो मैं दोषी नहीं? नहीं, उसके कार्य में ही उसे दोषी बना दिया। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किए गए अपराध, किडनैपिंग, किसी कोई रेपिस्ट है, बोले साहब मेरा मन दोषी नहीं था इसलिए मैं दोषी नहीं, माना जाएगा? नहीं, उसके द्वारा कारित कृत्य ही उसको दोषी बना देता है। पब्लिक न्यूसेंस, धारा 252, हाँ, एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट, कस्टम से संबंधित एक्ट, बहुत सारे एक्ट हैं आपके। ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है वो सारे के सारे। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक पूरी लंबी फेरिस्त है ना, बाइगैमी, रेप, किडनैपिंग, मोटर व्हीकल एक्ट, पब्लिक न्यूसेंस, न्यायालय क्यों मानना? यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बता रहा हूं। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया के जस्ट अपोजिट है। वो क्या कहती है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए मन का दोषी होना आवश्यक नहीं है, मात्र कारित कृत्य ही आपको दोषी बना देगा। जैसे पब्लिक न्यूसेंस, जैसे रेप, जैसे किडनैपिंग, जैसे बाइगैमी, जैसे आपका मोटर व्हीकल एक्ट, जैसे आपका न्यायालय क्यों मानना, न्यायालय क्यों मानना कर दो कहो साहब मेरा मन ऐसा नहीं था, गलती से हो गया, कोर्ट नहीं मानेगा, कहेगा आपके द्वारा कारित कृत्य ही आपको अपराधी बना रहा है ना। ये बात, तो ये सारे जो है आपके कठोर दायित्व के सिद्धांत है। तो एक बात को समझो, हमने अभी दो बातें आपको बताई। मैंने अभी आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया जो क्या कहता है, एक्टस नॉन फैसिट रियल लेसी मेंस रिया, एक बात बताई। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा मैंने बताया यानी मात्र कार्य आपको अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मन अपराधी ना हो। दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने बताया आपको प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जो ठीक अपोजिट है किसका, प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया का। यानी कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए मन का दोषी होना आवश्यक नहीं है, वो कार्य ही आपको अपराधी बना देंगे। जैसे आपका पब्लिक न्यूसेंस, जैसे आपका रेप, जैसे आपका बाइगैमी, जैसे आपका द्विविवाह जिसे कहते हैं, जैसे आपका न्यायालय की ओर बोलना, जैसे आपका मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किए गए अपराध, जैसे आपका एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम जो है, जैसे आपका कस्टम एक्ट, जैसे आपका फेमा, है ना, ये सारे एक्ट है। इसके लिए मन का दोषी होना आवश्यक नहीं है, मात्र कारित कृत्य ही आपको दोषी बना देगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, मुझे बताओ, आगे चलता हूं फिर मैं। अभी तक कुछ पूछ रहा है, कोई डाउट है?
If you want to ask something, please ask. You are most welcome. खुशबू, अरबंस, अच्छा क्लियर है, ठीक है। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ मन में जिज्ञासा है, वो बताओ। इसके बाद केसेस में चलते हैं धीरे धीरे। बोलो, बताओ। देखो सबसे पहले क्या है, केसेस आया आपका फाउलर वर्सेस पैजेट। कौन सा केस? फाउलर वर्सेस पैजेट केस। इस केस में न्यायालय ने एक बात कही, लॉर्ड केनियन ने एक बात कही। इस केस में केसेस की एक लंबी फेरिस्त है। इस केस में एक बात कही, वो क्या कही गई? वो ये बात कही कि देखो अपराध करने के लिए मेंटल एलिमेंट और फिजिकल एलिमेंट दोनों चाहिए, यानी मेंस रिया भी चाहिए और एक्टस रियस भी चाहिए। यहां से आपकी एक तरीके से केस की स्टार्टिंग हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, एक लंबी पेज, ये अक्सर पूछ दिया जाता है। इसमें क्या बोला गया? मेंस रिया प्लस एक्टस रिया दोनों चाहिए। बहुत पुराना केस है। देखो एक बात को समझो, एक केस और है आपका सेराज बनाम रुटजन। कौन सा केस है? सेराज बनाम रुटजन, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, सेराज बनाम रुटजन के केस। अभी देखो ये सारे केसेस में बहुत इलेबोरेट करके बताता हूं, है ना। कम से कम 3 से 4 क्लास लेता हूं, लेकिन मेरे पास है समय कम और मेरी कोशिश है कि मैं सब केसेस बता दूं, कम से कम कौन कौन से हैं, तो नाम तो कम से कम बता ही दूं। तो कोशिश मेरी है ये, तो इसलिए आपको मेरे पास समय कम है तो मैं बड़ा ब्रीफ में और समराइज करके बताऊंगा। मैं मुश्किल 5-10 मिनट है मेरे पास, है ना। तो सेराज वर्सेस धीरे केस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक लिकर शॉप होती है, दारू की दुकान। नियम ये होता है कि उस दारू की दुकान में से जो है ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को जो है लिकर नहीं बेचनी होती है। ऑन ड्यूटी जो है पुलिस वाले को लिकर नहीं बेचनी होती है। एक दिन एक पुलिस वाला आता है जो सामान जो वहां पर दारू लेता है, लिकर शॉप की जो ऑनर रहता है उसकी बेटी शॉप पे होती है, वो उसको लिकर शराब उसको दे देती है। इनके ऊपर मुकदमा चलता है। मुकदमा ये चलता है कि आपने कानून का उल्लंघन किया। प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया क्या कहता है, जब तक मन दोषी नहीं है आप दोषी नहीं। इन्होंने क्या तर्क दिया, जिनकी शॉप थी उन्होंने ये तर्क दिया, सुनना ध्यान से, कि साहब ये व्यक्ति डेली जो है इसी समय शराब लेने आता था, पहली चीज तो हमें लगा वो, और ये ड्यूटी के बाद आता था तो हमें लगा ऑफ ड्यूटी है, पहली चीज। दूसरा उन्होंने ये बोला कि सर इसके बैजेस बिल्ले भी नहीं थे, और ऐसा प्रिटेंड किया इसने कि ये जो है ड्यूटी करके अपनी आया है। तो हाँ मैंने गलती तो की, इसको ऑन ड्यूटी शराब तो दी, लेकिन हमारा मन दोषी नहीं। हमने कार्य तो किया इसको शराब देने का, लेकिन हमारा मन दोषी नहीं। और प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया कहता है कि जब तक आपका मन दोषी नहीं तो आप दोषी नहीं। तो सेराज वर्सेस रुटजन के केस में ये प्रिंसिपल अप्लाई किया गया, मेंस रिया का प्रिंसिपल, और इनको बरी किया गया। इस एक्ट में एक लाइन कही गई है जुडिशरी के पीटी में हर पेपर में बार बार पूछ दी जाती है। इन एवरी इंस्टीट्यूट मेंस रिया इज इम्प्लाइड अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्रेरी इज शोन। कि क्या कहता है कि प्रत्येक संविधि में किसी पेपर उठा लेना, ये लाइन पूछ देगा, सीधा पूछेगा ये लाइन किस केस की है। प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित है जब तक कि अन्यथा न प्रमाणित कर दिया जाए। तो इसी केस में बोला गया, और पेपर में क्या पूछ देता है, पेपर में पूछ देता है ये लाइन, और पूछेगा किस केस में कही गई, सीधा पूछ देगा किस केस में ये लाइन कही गई, ठीक है। तो ये केस हो गया। एक केस और है, आर वर्सेस टॉल्सन। मैं बहुत ही कैजुअल वे में सारे केसेस बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि
पूरी बातें अभी बहुत डिस्कशन डीप होता है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं, मेरे पास है समय कम, मैं चाहता हूं जितने केसेस में बता सकूं उतने आपको बता दूं। इस केस में क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये जो है आर वर्सेस टॉल्सन केस है, इस पे बॉलीवुड की बहुत सारी मूवी बनी है। एक पिक्चर भी है, कोई मेरे दिल से पूछे। इसी केस पे बनी है। इस केस में होता क्या है, दो लोगों की शादी होती है, इसके बाद जो हस्बैंड होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, हस्बैंड गायब हो जाता है, पत्नी खूब पता लगाने की कोशिश करती है, वेयर इज माई हस्बैंड। ठीक है, मेरा पति कहाँ है, खूब पता लगाने की कोशिश करती है, पति का पता नहीं चलता। महिला जाती है पति के भाई यानी अपने जो भी कह लो ब्रदर इन लॉ के पास भी जाती है। वहां से उसे ये खबर मिलती है कि उसका हस्बैंड जो है वो पानी वाले जहाज में बैठकर अमेरिका जा रहा था और वो जहाज जो है डूब गया। ठीक है, he was going to the America and the ship was sunk due to the bad weather जो भी हो, और पति जो है उसका नहीं रहा। 1 साल काफी लंबा समय बीत गया। पत्नी, ध्यान देना, पत्नी ने भरसक कोशिश की ये पता लगाने की कि उसका हस्बैंड जीवित है अथवा नहीं। नियम क्या कहता है, मैंने क्या कहा, बाइगेमी कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। यानी कि अगर आपका मन दोषी हो अथवा ना हो, बाइगेमी करोगे तो दोषी रहोगे। ठीक है, लेकिन एक बात, दूसरी शादी, 2 शादियां, एक दो चाहे पति हो चाहे पत्नी के द्वारा। इस आर वर्सेस टॉल्सन के केस में क्या हुआ, पत्नी ने ये बराबर पता लगाने की कोशिश की कि वेदर हर हस्बैंड अलाइव और नॉट, जीवित है अथवा नहीं। जब वो इस बात की संतुष्टि हो गई कि उसका पति जीवित नहीं है, ठीक है, जब इस बात की संतुष्टि हो गई कि उसका पति जीवित नहीं है, तब क्या किया इन्होंने, तब इसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के 2 साल बाद पति वापस आ गया, पत्नी ने वापस आके मुकदमा कर दिया। वही मुकदमा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। उसने कहा सर बाइगेमी कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसको 7 साल वेट करना चाहिए था। ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट के तहत, इंडियन का इशू नहीं है, पुराना विदेशी केस है ये। कोर्ट ने कहा कि शादी करने के पहले ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर हर हस्बैंड अलाइव और नॉट, दैट इज द मिस्टेक, बोनाफाइड मिस्टेक, है ना। यानी कि अगर कर लेती बिना पता किए कहा है कुछ तो अलग बात थी, लेकिन इसने पता करने की कोशिश की और पता करने की इंफॉर्मेशन क्या मिली कि उसका हस्बैंड डूब के मर गया। ठीक है, तो ये मिस्टेक जो है इक्वल टू दी मेंस रिया है, दुराशय के सिद्धांत की है। यानी कि इसका मन दो, इसको इसी तरह से हम ट्रीट करेंगे। जबकि यद्यपि बाइगेमी दुर्व्यवहार जो है मेंस रिया का जो सिद्धांत कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, बावजूद इसके ये महिला जो है बरी कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि दैट वाज द मिस्टेक, है ना, बोनाफाइडली जो की गई, तर्क संगत तरीके से कह सकते हैं की गई, और उसके तरफ से उसने भरसक कोशिश की पता लगाने की। जब ये कंफर्म हो गया कि ही इज नॉट अलाइव, तो उसने दूसरी शादी कर ली। इतनी बात समझ आई। तो ये क्या था, मैंने ये भी केस आपका कठोर दायित्व के सिद्धांत का था, कील वर्सेस आर वर्सेस टॉल्सन, दिस इज वेरी लीडिंग केस, है ना। अब चूंकि बताता था तो काफी कुछ था, जजेस ईयर किस साल आया, कौन जज थे, लेकिन अभी समय कम है तो अभी ऐसे सुनते जाओ, सीखते जाओ बस, है ना। एक केस और है, इंडियन केस है, देखो ध्यान से। रंजीत उदेसी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, देखो ध्यान से। इस केस में क्या हुआ, एक अश्लील किताब होती है जो भारत में प्रतिबंधित होती है, जिसका नाम होता है लेडीज चटर्जीज लवर, यानी लेडी चटर्जी का प्रेमी करके किताब होती है। ठीक है, उस किताब को रंजीत क्या करते हैं, बेच रहे होते हैं। रंजीत को पकड़ा जाता है, रंजीत के ऊपर आईपीसी 292 के तहत मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा चलता है। अब रंजीत के ऊपर जब ये किताब कौन सी बेच रहे, प्रतिबंधित होती है भारत में, प्रोहिबिटेड टू सेल इन द इंडिया, दैट इज द रंजीत लेडी चटर्जीज लवर बुक। अब क्या होता है, ये इसको बेच रहे होते हैं। जब इसको ये बेच रहे होते हैं तो इनके ऊपर हेकलिंग का नियम जिसमें अप्लाई होता है 292, वो
मुकदमा चलता है। रंजीत तर्क देते हैं, सर आई एम बुक सेलर, आई डोंट नो व्हाट इज रिटन इन विच बुक। मेरी बुक शॉप है और इतनी किताबें हैं और मुझे क्या पता किस किताब में क्या लिखा है। साहब मैं किताब तो बेचा, मैंने गलती करी, लेकिन मेरा मन दोषी नहीं। और दुराशय का सिद्धांत कहता है अगर आपका मन दोषी नहीं तो आप दोषी नहीं। कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, तुम्हारे द्वारा कारित कृत्य कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो अगर कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा तो केवल कार्य ही आपको दोषी ठहरा देगा, मन का कोई लेना देना ही नहीं। और कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या है? जस्ट अपोजिट टू द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया। नहीं समझा ये बात? तो इस रंजीत जी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये किताब बेच रहे होते हैं, एक अश्लील किताब जिसका नाम होता है लेडी चटर्जी लवर, लेडी चटर्जी का प्रेमी। वो किताब क्या होती है? प्रतिबंधित होती है भारत में, फिर भी ये बेचते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं साहब मेरा मन दोषी नहीं रहा, मैं प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया। तो कोर्ट कहता है कुछ नहीं, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व का सिद्धांत, आपका मन दोषी रहे अथवा न रहे, आपके द्वारा कारित कृत्य ही आपको दोषी ठहरा देगा। तो एक केस, ये इतने लीडिंग केसेस है ना जिसकी पूरी भरमार। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MS जॉर्ज, सुपर लीडिंग केस, वेरी लीडिंग केस। इतनी बात समझ में आई? आगे चले, बोलो सभी लोग रिप्लाई दो। बोलो चलो, एक केस हो गया आपका रंजीत जी देसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। एक बात और समझो, एक सुपर लीडिंग केस है आर वर्सेस प्रिंस करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस है। इस केस में क्या होता है, ये प्रिंस नाम का व्यक्ति जो होता है, जस्टिस ब्लैकबर्न थे, बहुत लीडिंग केस है ये, हमेशा पेपर में आता है। जो मैं केस बता रहा हूं इनमें से कौन दुराशय का नहीं है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। बताना तो काफी इसी केस में, इसमें बहुत टाइम लेना है, लेकिन मैं चूंकि बहुत ब्रीफ में, ताकि सुनते जाए सीखते जाए। आर वर्सेस प्रिंस केस में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है प्रिंस, वो ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट कहता है कि 16 साल होना जो है जरूरी है लड़की की साथ शादी करने के लिए। एक लड़की को लेके चला जाता है यानी, और उसको फिर शादी कर लेता है। लड़की की एक्चुअल एज होती है, ये क्या है, ये क्या हो गया, बड़ी मुसीबत से। अब क्या किया जाए, इसको कैसे बैक आएगा ये? अरे कुछ करो। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, इसमें लड़की की एक्चुअल एज होती है 14। कानून क्या कहता है, लगती कैसे है 18। कानून ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट कहता है कि 16 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। प्रिंस क्या करता है, लड़की को इलोप करता है, लेके चला जाता है और फिर उससे शादी करता है। क्योंकि लड़की क्या है, माइनर, तो ये ऑफेंस किसका हो गया, किडनैपिंग का। यानी कि लड़की अपनी मर्जी जरूर जाती है लेकिन माइनर है, किडनैपर तो हो गया। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट द पेरेंट्स है ना, गार्जियन, तो किडनैपिंग हो गया। प्रिंस के ऊपर मुकदमा चलता है। लड़की गई अपनी मर्जी से, लेकिन उसने कहा, प्रिंस से कहा कि तुमने तो किडनैपिंग की है ना, तो तुम्हारे द्वारा कारित कृत्य तो तुम्हें तो फिर रहेगा। प्रिंस ने तर्क दिया कि लड़की कह रहा सर, लड़की ने ये बताया, लड़की लगती कितने साल की थी, 18 साल की। कानून क्या कहता है, 16 की होनी चाहिए। तो कह रहा साहब मुझे लगा लड़की 18 की है, जबकि थी कितने की, 14 की। तो कोर्ट ने जो है ये तर्क नहीं माना, बोला कठोर दायित्व का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत मैंने बताया था ना, कौन कौन से कुछ कार्य, जैसे किडनैपिंग, बाइगैमी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लोक उपपात है ना, रेप, कस्टम, फेरा, फेमा, ये सब मोटर व्हीकल एक्ट, ये सारे कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो जस्टिस ब्लैकबर्न थे इस केस में, उन्होंने इस तर्क को नहीं माना, प्रिंस को दोषी ठहराया। एक बात और समझो, ये भी कहा कि तुमने कौन सा ऐसा काम किया है,
सिर्फ तुम्हारे मेंटल एलिमेंट के अलावा इस काम में कुछ ऐसा नहीं है ना। तो जो तुम्हारा तर्क है ना कि 16 साल की या 18 की लग रही थी, तो इसलिए मैं इसको लेकर चला गया, बावजूद इसके ये कोई अच्छा कार्य तो है नहीं विदाउट कंसेंट, तो कोर्ट ने इनको कंसीडर ओके नहीं किया और ये 14 साल की थी और कठोर दायित्व का सिद्धांत था, प्रिंस को किडनैपिंग के लिए दोषी पाया। नहीं समझे? प्रिंस को आर वर्सेस प्रिंस केस जो है किडनैपिंग का बहुत, सॉरी मेंस रिया का बहुत ही लीडिंग केस है। ठीक है, अभी और केसेस देखो। इंडिया का सबसे लीडिंग केस एमएच जॉर्ज बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया का सबसे सुपर लीडिंग केस है। एमएच जॉर्ज, एक देख लो ध्यान से, ये बार बार आता है। ओहो, सब बिगड़ गया। एमएच जॉर्ज बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये सुपर लीडिंग केस है एमएच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जर्मन का जॉर्ज जो होता है ये एक जर्मन नागरिक होता है। कहां का? जर्मनी का। ये जा कहां रहा होता है? मनीला। ठीक है, ये जॉर्ज है, ये जा रहा है कहां? मनीला। आदमी कहां का है? जर्मनी का। एक बात और समझो, 24 नवंबर को एक डेट है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? सोने, एक समय, ये जो समय है ना, उस समय सोने की तस्करी बहुत होती थी, तो जॉर्ज क्या कर रहा था? सोने को ले जाकर अपना जर्मनी के नागरिक था, मनीला की तरफ जा रहा था। भारत की संसद ने कानून बनाया, आरबीआई ने कानून बनाया कि इस तरह की सोने की ट्रेवलिंग को बैन कर दिया, पनिशेबल बना दिया, एक अपराध घोषित कर दिया। 24 नवंबर को भारत की सरकार ने, संसद ने और आरबीआई ने कानून बदला। 26 नवंबर को ये चला, 27 नवंबर को ये गिरफ्तार हो गया। ठीक है, कहां पर? और ये जो है मुंबई एयरपोर्ट पे। और एक बात, ये हवाई जहाज से बाहर भी नहीं निकला। और हाँ ओके, ये 5 मिनट, ठीक है 5 मिनट बात करता हूं मैं। ये हवाई जहाज से बाहर भी नहीं निकला। ठीक है, एयरपोर्ट में ही अरेस्ट, अरे मुझे लिखना था भाई, क्या हो गया ये, एयरपोर्ट पर ही जो अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर लिया गया कई किलो सोने के साथ। जब तर्क दिया गया तो उसने कहा सर 24 तारीख को कानून बदला है, 26 को मैं चला हूं साहब, मुझे पता नहीं था कि भारत ने अपना कानून बदल दिया है और मैं भारत में लैंड भी नहीं करने वाला था, मैं तो मनीला जा रहा था, कनेक्टिंग फ्लाइट थी बॉम्बे की और मैं उतरा भी नहीं। तो बोला साहब मुझे पता नहीं था कि मेरे द्वारा ये कानून बदल गया, अगर ऐसा होता तो मैं ना करता। तो साहब एक बात समझो कि मेरे मन में मेंस रिया नहीं थी, देयर वाज नो गिल्टी माइंड इन माय माइंड, है ना, अदरवाइज मैं ये अपराध ना करता। तो मेरे मन में दुराशा नहीं है, इसलिए मैं दोषी नहीं हूं। जॉर्ज ने ये तर्क दिया, कोर्ट ने इस पर विचार किया। कोर्ट ने कहा देखो, कोर्ट ने बड़े गंभीरता से इस पर विचार किया। कोर्ट ने कहा देखो, कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कानून में बदलाव किया गया था, फेरा एक्ट लाया गया था। भारत के गोल्ड फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करने के लिए जो है ये कानून लाया गया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है एमएच जॉर्ज को दोषी ठहरा दिया गया, बावजूद इसके कि एमएच जॉर्ज के मन में दुराशय नहीं था। तो बोला गया कि एमएच जॉर्ज के द्वारा कारित कृत्य कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें नक्सल में अगर बताने की कोशिश करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताया, आईपीसी का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, और मैंने क्या बताया, ध्यान सुनना, मैंने आपको पूरा एक हिस्ट्री बताई, वहां से क्वेश्चन आता है, यहां से आता है। मैंने आपको मेंस रिया का प्रिंसिपल बताया, मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा मेंस रिया एक प्रिंसिपल एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया इसी पर आधारित है। द एंटायर प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया इज बेस्ड ऑन वन मैक्सिम व्हिच इज एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया पर आधारित है, जो क्या कहती है, मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मन अपराधी ना हो। मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि मन अपराधी ना हो। और इसी का एक अपोजिट भी है, इसी का एक जस्ट अपोजिट भी है। अपोजिट क्या है?
इसी का अपवाद कहलाता है कठोर दायित्व का सिद्धांत। क्या कहलाता है? इसी का ठीक अपवाद कहलाता है कठोर दायित्व का सिद्धांत। ठीक है, जो क्या कहता है, मात्र कार्य किसी, आपका कार्य ही आपको अपराधी बना देगा, मन का दोषी होना आवश्यक नहीं है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें मन का दोषी होना आवश्यक नहीं है और कार्य ही आपको अपराधी बना देगा। जैसे आपका लोक उत्पाद, जैसे रेप, जैसे बाइगेमी, जैसे आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, जैसे आपका मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किए गए अपराध, जैसे आपका ये फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ना, फेरा, फेमा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम, ये सारे एक्ट की जो है कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। मुझे अभी बहुत केसेस बताने थे, ब्रांड वर्सेस गुड बताना था, है ना, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस नारायण सिंह बताना था मुझे, आपको बहुत सारे केसेस बताने थे। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये विदेशी विनिमय अधिनियम इसी को बोलते हैं। ये एक्ट है तरीके का, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट, ऐसे फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी विनिमय अधिनियम, है ना। तो ये एक पुराना एक्ट है जो कि रिप्लेस भी हो गया है, बदलाव भी हो गया है। तो ये जिसपे इस फेरा एक्ट में ही तो बदलाव हुआ था, इसमें एम एच जॉर्ज में कानून पास हुआ था, है ना। तो ये सारे कानून है। अभी बहुत सारे केसेस बताने हैं, जैसे ब्रांड वर्सेस वुड, है ना, हॉचेस्टर वर्सेस विंचेस्टर करके केस, आपका स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस नारायण सिंह केस, बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, समय का अभाव है, तो इन पे डिस्कशन फिर कभी होता रहेगा। और अभी आप ये बताओ कि कुछ क्या पूछना है, आपको कोई डाउट है? मेरी क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों का इंटरेक्शन होगा, आप लोग स्टे ट्यून करेंगे, रहेंगे यहीं पर और इंटरेक्शन सुनेंगे और बातचीत करेंगे। जो भी आपके मन में क्वेरी होगी उसको जानेंगे, समझेंगे। फिलहाल मुझे ये बताओ कि क्या आपको कुछ पूछना है? हरबंस, खुशबू, फूलबी, आर यू गेटिंग व्हाटएवर आई वाज टीचिंग टू यू? कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कुछ समझना हो, मन में कुछ जिज्ञासा हो, है ना, बताओ। सभी डियर स्टूडेंट बोलो। ठीक है, कोई डाउट नहीं, मन में कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रश्न नहीं? जो भी बताया मैंने समझ में आया आप लोग को? जो मैं बता रहा था समझ में आया? ठीक है, ये सारा बेसिक्स था, जहां से बहुत पेपर में क्वेश्चन आते हैं, है ना। थोड़ा सा कम से कम लॉ ऑफ क्राइम को समझने के लिए आपको ये बड़ा जरूरी है कि ये सारी चीजों को आप समझें, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट कि आप ये बेसिक्स जो है इसको पूरी तरीके से समझें। जब यही नहीं जानेंगे तो क्राइम क्या समझेंगे? और एक बात समझो, मेंस रिया पूरी आईपीसी में कहीं पर भी मेंस रिया परिभाषित नहीं की गई है। हम फाइंड आउट करते हैं, मेंटल एलिमेंट है, नॉलेज, इंटेंशन, ये सारे शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि मेंस रिया कहां पर कैसे मिलेगी। ठीक है, तो